हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस की, और ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम कनिष्ठ सहायक के लिए टारगेट रहेगा, लेकिन इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूकेपीएससी साइंस से पूछता है, ये आप सभी को पता है। जैसे अभी पटवारी लेखपाल में जो पहला पेपर हुआ था उसमें साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, तो इसलिए हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल का पेपर होगा, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, कनिष्ठ सहायक के लिए और फॉरेस्ट गार्ड और यूकेपीएससी के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने साइंस की बहुत सारी क्लास है जो कि आप लोगों को करा रखी हैं, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा पहले, फिजिक्स के बाद हम लोग बायोलॉजी में आगे थे। तो बायोलॉजी का आज हम यहाँ पर थोड़ा सा एक टॉपिक देखेंगे, और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखना और याद करना। पेन और पेपर लेके बैठना, क्योंकि यहाँ से अगर आप नोट करते हैं तो फिर रिवीजन आप लोगों को करने के लिए मिलेगा, और रिवीजन जब आप लोग करेंगे तो एग्जाम में गलत होने की संभावना कम बनती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और एक बात और, हाँ, कि आप लोग अगर और क्लास देखना चाहते हैं, अगर जीएस अगर आप लोग देखना चाहते हैं डिटेल में, तो अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम से जुड़ना, और रीजनिंग भी जरूर देखना, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में रीजनिंग देखने को मिलती है। और करंट अफेयर भी मैं करा रहा हूँ, तो करंट अफेयर भी आप लोग देख सकते हैं, और हिंदी भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में बनी है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के भी हम उसमें बात करते हैं, और हम बात करेंगे दोस्तों आज जीव विज्ञान की। और जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा फोकस जीव विज्ञान पर ज़्यादा रहेगा। दोस्तों आज जीव विज्ञान में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है विटामिन, हिंदी में इसको विटामिन बोलते हैं, और इंग्लिश में भी वैसे विटामिन ही बोला जाता है, लेकिन इसका जो शुद्ध उच्चारण है अंग्रेजी में, उसको विटामिन कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। तो विटामिन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें देखेंगे विटामिन। और विटामिन जिस प्रकार एक गाड़ी होती है, गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है या फिर डीजल की आवश्यकता होती है। अगर हम पेट्रोल और डीजल नहीं डालेंगे तो क्या गाड़ी चलना मतलब गाड़ी चल पाएगी? धक्का मार मार के बंद हो जाएगी दोस्तों। वैसा ही हमारा शरीर है, शरीर को चाहिए भोजन, और भोजन जब चाहिए हमारे शरीर को, तो भोजन में क्या मिलता है हमको? विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, ये सारी चीज़ें हमको पोषक तत्व मिलते हैं। तो उनमें से एक पोषक तत्व विटामिन भी है, जो कि हमारे शरीर को आवश्यक है, क्योंकि अगर विटामिन हमको नहीं मिलेगा हमारे शरीर में, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में होता रहेगा। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो गए, तो ये भी एक विटामिन की कमी के कारण होता है। आँखों की कमी मतलब आँखों में कमजोरी आना, ये सारी चीज़ें। हमारे स्किन में न जाने क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, हम स्किन डिजीज उसको बोलते हैं, झाइयाँ पड़ना वगैरह वगैरह, काले धब्बे होना, ये सारी चीज़ें विटामिन। अगर हम बात करेंगे इसी तरीके से खून की कमी होना, विटामिन। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो भी हमको रोग देखने को मिलते हैं अपने इस शरीर के अंतर्गत, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विटामिन से प्रभावित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है उनको विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगी तो कोई ना कोई विकार देखने को मिलेगा हमारे शरीर में, और हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर ये सलाह देता है कि हमको विटामिन वाली चीज़ें खानी चाहिए, हरी सब्जी, फल फूल, दूध, मांस, ये सारी चीज़ें। तो इनसे हमको क्या मिलता है? शरीर में कोई ना कोई विटामिन मिलता है। अब हम देखेंगे आज कि कौन सा विटामिन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, और अगर किसी को ये सारी दिक्कतें हैं वो किस प्रकार से घर में रह के खाने से विटामिन प्राप्त कर सकता है। तो हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और जानकारी हम ले लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी खोज कब ये हमारे जानकारी में आया कि विटामिन कब से इसको जानने लगे कि खाने में कभी हमको विटामिन मिलता है, ये बातें कब पता चली दोस्तों? तो ये पता चली 1912 में। 1912 में दोस्तों एक वैज्ञानिक थे हॉपकिंस। तो इन हॉपकिंस के द्वारा विटामिन की जानकारी दी गई, विटामिन की जानकारी। और इसी समय 1912 के समय ही
1912, यहाँ पर आप 11-12 लिख सकते हैं, वैसे 11 और 12 के बीच की बात है ये। और 1912 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम है फंक, और इन्होंने क्या किया, विटामिन की खोज की, यानी कि विटामिन शब्द की उत्पत्ति की, विटामिन की खोज। अब आप कहेंगे कि हॉपकिंस ने जानकारी दे दी तो खोज किस प्रकार ये फंक कहलाएगा, तो इसको विटामिन का खोजकर्ता भी कहा जाता है फंक को, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे दोस्तों एक ये क्या है, मार्कर है। अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि ये क्या है, मार्कर इसका नाम है, तो अगर धरती पर किसी ने ये कहीं पर देख लिया और इसके बारे में जानकारी दे दी कि यार ऐसी कोई एक चीज़ है जो कि लंबी लंबी गोल जैसी दिखती है, तो यानी कि इसका मतलब उसने जानकारी दी है। अभी उसको इसकी समझ नहीं है कि ये है क्या, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, अभी नहीं पता। लेकिन कोई व्यक्ति आके ये कहेगा कि यार ये लिखता है, इससे हम लोग लिख सकते हैं और इसको मार्कर कहते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यही व्यक्ति जिसने इसके बारे में सब कुछ जानकारी दी, जिसने ये बताया कि ये मार्कर है, ये लिख सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, इसका खोजकर्ता कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा कि हॉपकिंस ने तो विटामिन की जानकारी दी और फंक ने विटामिन की खोज की। तो यहाँ से इतने प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं और खोजकर्ताओं से अक्सर पूछ लिया जाता है। दोस्तों हम विटामिन को विभाजित करते हैं, इसके टाइप देख लेते हैं। विटामिन के टाइप, तो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं दोस्तों। विटामिन के टाइप कितने हैं, 2। अब देखो हमारे शरीर में जब भी भोजन हम करते हैं, भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, हम पानी भी तो ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में पानी की मात्रा भी बनती रहती है भोजन से। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं और हमको फिर उससे प्राप्त होते हैं, पानी में घुलने के बाद प्राप्त होते हैं। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलने के बाद हमको प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर को वो तब महसूस होता है या फिर तब हमारे शरीर को वो लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम विटामिन को 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला रहेगा जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरा विटामिन रहेगा दोस्तों वसा में घुलनशील। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे शरीर में नहीं पाए जाते, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ठीक है, और मतलब ये भोजन से हमें मिलते हैं। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील कौन है, इनको अब हम देखते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात अगर हम करेंगे दोस्तों, तो इनका नाम होगा विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे वसा में घुलनशील, तो इसमें विटामिन का नाम आ जाएगा जो कि वसा में घुलनशील हैं, ए, डी, ई और के। ये कितने विटामिन हो गए, 1 2 3 4 विटामिन हो गए जो कि वसा में घुलनशील है। और 2 विटामिन हैं जिनका नाम है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम एक एक करके इनको देखने वाले हैं दोस्तों। हम सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करेंगे, ए, डी, ई के बारे में। उसके बाद हम बी और सी को बाद में देखेंगे, मतलब इसी क्लास में देखेंगे। पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन को देख लेते हैं। तो आप लोग इसका एक बढ़िया तरीके से एक नोटबुक बनाया करना, जहां पर आप लोग इसको लिखेंगे और आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर आप लोगों ने वन दरोगा का पेपर देना होगा तो वन दरोगा के एग्जाम के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, क्योंकि वन दरोगा का भी री एग्जाम होना है, ऐसा यूकेएसएससी के द्वारा कहा गया है। तो अगर री एग्जाम होता है वन दरोगा का, तो वहां पर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम देखेंगे दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन। और इसमें कौन कौन से हैं इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की हम बात करेंगे। विटामिन ए, ठीक है, यहां पर हम विटामिन का नाम लिख लेते हैं ऊपर। यहां पर हम लोगों ने विटामिन का नाम लिखा। उसके बाद दूसरा चार्ट हम लोग, अच्छा मैं इसको चार्ट के माध्यम से अगर बनाऊं
तो चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एक कॉलम आप लोग बनाएंगे विटामिन का, और विटामिन के बाद हम यहां पर आप लोग लिखना रासायनिक नाम, और यहां पर हम लिखेंगे कमी से होने वाला रोग, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और एक चार्ट और बनाना पोषक तत्व या फिर इसमें किस में ये पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है या फिर किस में उपस्थित ये होता है विटामिन। तो दोस्तों अब हम एक एक करके विटामिन देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन हैं। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के हैं। तो विटामिन ए की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। विटामिन ए दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो रोग होता है आप लोगों को पता होगा, रतौंधी और आंखों से संबंधित अन्य रोग भी इससे हो जाते हैं, आंखों से संबंधित। और दोस्तों ये किसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे हम बात करेंगे दूध में ये मिलेगा, दूध के अलावा ये पपाया में देखने को मिलता है, पपाया मतलब पपीता में ये देखने को मिलेगा, मछली में ये देखने को मिलेगा, मछली का तेल में ये सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अंडे की जर्दी होती है दोस्तों, इसमें ये विटामिन ए पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है कि किस में पाया जाता है, क्योंकि जैसे अगर हम दूध की बात करेंगे तो दूध में अन्य विटामिन भी पाए जाते हैं, मछली की अगर बात करेंगे तो मछली में भी अन्य विटामिन भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो किस में पाया जाता है, किस में उपस्थित होता है, ये वाला टॉपिक है जो कि थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनेगा कि कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम है, वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि किस में ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन, दूसरा विटामिन है ए के बाद डी की बात करेंगे दोस्तों। इसका जो रासायनिक नाम है उसका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा यहाँ पर विकार है जो कि उत्पन्न होता है, तो रिकेट्स दोस्तों, रिकेट्स। और ये रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है, बच्चों की जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो अविकसित पैर होते हैं, तो वो ये रिकेट्स में आ जाता है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे बड़ों में तो ऑस्टोमेलिशिया, ये भी हड्डी से संबंधित रोग होता है जो कि हमको वृद्धों में देखने को मिलता है, या फिर प्रौढ़ में। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रौढ़ों में, प्रौढ़ मतलब युवा या फिर बुढ़ापे में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ये भी एक तरीके से हड्डी का विकार है। और विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों जो मिलता है हमको, उसके लिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पर धूप मतलब सूर्य की किरण है। तो सूर्य की किरण में विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो एक ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन ई की, हम बात करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई दोस्तों इसका नाम लिखेंगे रासायनिक नाम, और इसका रासायनिक नाम होगा ई का टोकोफेरॉल।
और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको भी हम लोग लिखेंगे दोस्तों। तो इससे जैसे नपुंसकता वाली जो बीमारी है, नपुंसकता, तो आप लोग विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग लिखेंगे, नपुंसकता बीमारी है जो कि विटामिन ई की कमी से देखने को मिलता है। जैसे प्रजनन की इसको हम क्या बोलते हैं, इसको विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी बोला जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ई इसका नाम होगा दोस्तों। अब ये इसके अलावा जैसे स्किन हमारी रूखी सूखी हो जाती है, स्किन, स्किन मतलब त्वचा, त्वचा संबंधी, तो त्वचा संबंधी रोग भी हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और विटामिन ई के लिए जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, तो अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज का मतलब है जैसे हम लोग चना भिगा देते हैं, चना भिगाने के बाद उसमें जब दूसरे दिन देखते हैं तो उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, या मटर हम लोग देखते हैं और अन्य भी चीज़ें हैं जैसे मेथी है, तो उनमें अंकुरित हो जाते हैं, वो गेहूं है, तो यहाँ पर उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम विटामिन ई, डी, ई, के, विटामिन के की बात करेंगे। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ये रासायनिक नाम आपको याद करने हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। और दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से आप लोग लिखेंगे यहाँ पर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और इसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का न बनना। इसका मतलब क्या है, जैसे कहीं पर हमारे हाथ में अगर चोट लग गई, हाथ में अगर चोट लग गई तो वहाँ से खून बहेगा, जब खून बहेगा तो खून रुकता नहीं है दोस्तों, यानी कि जो रक्त है वो बहता रहता है, बहुत देर बाद हमारा खून रुकता है, तो इसका मतलब क्या है, रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है मतलब, तो इसको हम हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं बनने वाला कहते हैं। और ये इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो हरी सब्जियां, सोयाबीन, हरी सब्जियों में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पनीर में ये पाया जाता है, तो इनके नाम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम हो गए हमारे विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई, के। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन अब हम देख लेते हैं। इतना आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी है उनको भी देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालें जल में घुलनशील विटामिन, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी एंड सी। ठीक है, तो सी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, विटामिन सी के बारे में, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है विटामिन सी। उसके बाद हम बी के बारे में बात करेंगे। विटामिन सी की बात करेंगे अगर दोस्तों, तो इसका जो नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम, तो इसका नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी। और ये स्कर्वी किससे संबंधित है, मसूड़ों से संबंधित है दोस्तों। और इसकी कमी के रोकने के लिए हमको कौन से भोजन का उपयोग करना चाहिए, या फिर कौन सी भोजन हम पोषक तत्व हमको लेने चाहिए शरीर में, तो आप लोग लिखेंगे जैसे नींबू हो गया,
नींबू और आंवला, अगर ये दो चीज़ आप लोग लेते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को ये स्कर्वी रोग में निजात देखने को मिलती है। तो ये था विटामिन सी। अब हम विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी में दोस्तों इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने ऐड भी देखे होंगे बहुत सारे टीवी में, जहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है दोस्तों जहाँ पर बी के साथ अन्य विटामिन भी देखने को मिलते हैं, जैसे B1, B2, B12, B6, B9। तो ये सभी क्या हैं, विटामिन के बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हम लोग लिखेंगे बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विटामिन, फिर उसी तरीके से चार्ट बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम रासायनिक नाम लिखेंगे और यहाँ पर रोग लिख देंगे और उपस्थित, यानी कि ये किस में उपस्थित रहते हैं। तो विटामिन B1 की बात करेंगे सबसे पहले। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, और B1 का अगर हम देखेंगे नाम, तो आप नाम लिखेंगे इसका थायमीन, थायमीन, थायमीन। अगर दोस्तों आप लोगों से विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछेगा तो थायमीन आप लोग कहेंगे, ठीक है। जब बी कॉम्प्लेक्स में अंदर नहीं जाएगा, जैसे B1, B2, B3, जब हमको सिर्फ विटामिन बी की बात करेगा तब हम उसका विटामिन जो रासायनिक नाम है वो थायमीन कहेंगे। अब इससे होने वाला जो रोग है वो बेरी बेरी रोग है, बेरी बेरी, और ये बेरी बेरी रोग भी हड्डियों से संबंधित है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये दूध, मांस वगैरह इन सभी में देखने को हमको मिलता है। दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हमको इसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अंकुरित अनाज हो गया, अंकुरित अनाज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको विटामिन इनमें देखने को मिलती हैं। तो ये हर किसी में देखने को मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स में यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, रोग है, इसका रासायनिक नाम है और ये कौन सा विटामिन है। विटामिन B2 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, विटामिन B2 की बात करेंगे तो इसका आप लोग लिखेंगे राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 से होने वाला जो रोग है किलोसिस, किलोसिस। अब ये किलोसिस क्या होता है दोस्तों, ये होठों से संबंधित रोग होता है। होठों के आसपास जो है वो पकना जैसा हो जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं और वो फिर पकने लग जाता है। तो किलोसिस उसको हम कहते हैं, लाल हो जाते हैं होठ और फिर फट भी जाते हैं ऐसा वहाँ पर। तो विटामिन B2 की कमी से ऐसा होने वाला ये रोग है। अब इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो पनीर आप लोग इसमें लिखेंगे, पनीर, और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने ऊपर लिख रखी हैं। अब हम विटामिन B2 के हम लोगों ने बात कर ली, B3 की बात करेंगे, B3 की। और B3 को का जो ये नाम होगा नियासिन, 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 या फिर कहीं पर आप लोगों को इसका अगर नाम निकोटिनिक अम्ल भी देखने को मिलेगा तो आप लोग लिखेंगे निकोटिनिक अम्ल। ये दोनों ही इसके नाम हैं, कहीं पर नियासिन देखने को मिलेगा, कहीं पर निकोटिनिक अम्ल देखने को मिलेगा। अब इसकी कमी से जो रोग होने वाला है, विटामिन B3 की कमी से जो रोग होगा दोस्तों, इसमें हम लोग लिखेंगे पेलाग्रा, पेलाग्रा। और ये पेलाग्रा क्या है, जो गले में फुंसियाँ टाइप की हो जाती हैं, गले संबंधी, गले संबंधित जो रोग हो जाते हैं, गले में फुंसियाँ होना, खुजली टाइप का, इस टाइप तरीके के, तो ये पेलाग्रा कहलाता है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे ये सारी चीज़ें जिनमें ये पाया जाता है। अब विटामिन, अगला विटामिन हम लोग लिखेंगे विटामिन B5, 4 नहीं होता है, 5 आप लोग लिखेंगे, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल।
इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसको हम लोग लिखेंगे चर्म रोग। हम लोग चर्म रोग विशेषज्ञ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये चर्म रोग इसी से, इसकी कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से। अगला हम लिखेंगे विटामिन B6, विटामिन B6 और इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका नाम हो जाएगा। और इसकी कमी से जो रोग होने वाला है वो एनीमिया है। एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है दोस्तों। और इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे पेशी ऐठन, ये सारी चीज़ें, एनीमिया सबसे इसका प्रभावित होने वाला रोग है, तो एनीमिया इसमें लिखेंगे। बाकी इसमें आप लोग किस में उपस्थित रहता है, दूध, मांस, अंडा, अंकुरित अनाज, फल फूल, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिखेंगे। उसके बाद विटामिन B7 की बात करेंगे। विटामिन B7 दोस्तों बायोटीन इसका रासायनिक नाम है, बायोटीन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है जैसे बाल गिरना, गंजापन, अगर आप लोगों के बाल गिर रहे हैं, बाल गिरते हैं, तो इसका मतलब क्या है, विटामिन B7 की कमी हमारे शरीर में है। और इसके लिए हम लोगों को क्या लेना है, हम लोगों को लेना है फल, और फल के साथ चॉकलेट। चॉकलेट में भी ये पाया जाता है दोस्तों। अगर आप लोग चॉकलेट खाते हैं तो इसका मतलब बाल कम गिरेंगे। वैसे कम ही मात्रा में मेरे को देखने को मिलेगा कि चॉकलेट में कम मात्रा में पाया जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें पाया जाता है। मतलब चॉकलेट हो गया, फल हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे कि अंकुरित अनाज, ठीक है ना। हम अब लिखेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसका आप लोग लिखेंगे फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसमें हम लोग लिखेंगे एनीमिया। एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे खून की कमी से होने वाला रोग, आप लोग लिख लेना। और बाकी हर एक चीज़ में यही चीज़ आप लोगों ने लिखनी है विटामिन B9 में। अब विटामिन B12 आता है और ये इम्पोर्टेंट है, साइनिकोबाल्मिन इसका साइनिकोबाल्मिन इसका क्या है, रासायनिक नाम है। साइनिकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होगा दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे जैसे एनीमिया इससे हो जाता है, और पीलिया रोग भी इससे होता है, जॉन्डिस, और ये हर एक चीज़ इसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों ने लिख ली होगी, जो कि हम लोगों ने विटामिन B12 तक देख लिया है। और इन सभी को क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, जो कि हम लोगों ने देखे B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9 और 12। ठीक है, तो इतनी बात आज हम लोगों ने कर ली है। विटामिन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एग्जाम में अगर कोई प्रश्न बनेगा तो अब आप लोग छोड़ के मत आ जाना। ठीक है, तो चलते हैं और बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक यू।